जीवधारियों को अपनी प्रजाति को जीवित रखने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मनुष्य भी बच्चों को जन्म देकर अपनी प्रजाति को चलाते हैं और इस प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। प्रत्येक मानव किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ाता है। बच्चे का विकास माँ के गर्भ में कैसे होता है? बच्चे का जन्म कैसे होता है? यह प्रक्रिया मानव शरीर के विशिष्ट अंगों के समूह के द्वारा संपन्न होती है और शरीर में अंगों के इस समूह से जनन तंत्र का निर्माण होता है। स्त्री और पुरुष में भिन्न प्रकार के जननांग होते हैं। आइए अब हम इनका अध्ययन करते हैं। स्त्री के जनन तंत्र को स्त्री जनन तंत्र कहा जाता है। इस तंत्र के प्रमुख अंग हैं अंडाशय, अंडवाहिनियां अर्थात फैलोपियन नलिकाएं, गर्भाशय और योनि। दो अंडाशय होते हैं जिनमें से एक स्त्री के उदर के निचले हिस्से में स्थित होता है और दूसरा दूसरे हिस्से में स्थित होता है। ये अंडाणु या अंडे पैदा करते हैं। अंडाणु का आकार गोल होता है और इसका व्यास लगभग 0.1 मिलीमीटर होता है। इसके बीच में केंद्रक होता है। स्त्री जब युवा अर्थात 14 से 15 वर्ष की हो जाती है तब उसके अंडाशयों से प्रत्येक 28 दिन के बाद एक अंडाणु निकलता है। प्रत्येक अंडाशय के नज़दीक एक फैला हुआ कीप के आकार का छेद होता है जो अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में खुलता है। दोनों अंडवाहिनियां एक थैले जैसी संरचना में खुलती हैं जिसे गर्भाशय या बच्चेदानी कहा जाता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय का द्वार योनि में खुलता है जिसे प्रसव नली कहते हैं। गर्भाशय जहाँ योनि से जुड़ता है वहाँ गर्भाशय के निचले हिस्से में मांसपेशियों का एक छल्ला सा होता है। हमने अभी अभी स्त्री जनन तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम पुरुष जनन तंत्र के बारे में जानकारी लेंगे। पुरुषों में जनन के मुख्य अंग होते हैं वृषण। दो वृषण उदर गुहा के बाहर एक विशेष थैली में पड़े रहते हैं जिसे वृषण कोड अर्थात स्क्रोटम कहते हैं। वृषण शुक्राणु अर्थात स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु में एक लंबी पूंछ और एक शीर्ष होता है जो पूंछ की सहायता से तेजी से घूमता है। शुक्राणु अंडाणु से छोटा होता है। हमने पुरुष और स्त्री के जनन तंत्र के बारे में जाना। अब हम जनन की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। अंडाशय से अंडे के बाहर निकलने को अंडोत्सर्ग कहते हैं। यह आमतौर पर रजोधर्म के 14वें दिन के आसपास होता है। यदि अंडोत्सर्ग या अंडा निकलने के बाद 12 से 24 घंटे के भीतर अंडाणु का शुक्राणु से मिलन नहीं होता तो अंडाणु मर जाता है। मिलन के दौरान योनि में शुक्राणु निकलते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। अंडाणु और शुक्राणु का मिलन अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्रत्येक माँ गर्भ धारण की पूर्वाशा में गर्भाशय की दीवारों में रक्त की आपूर्ति बढ़कर उसकी दीवारें मोटी हो जाती हैं। निषेचन के बाद एक नए जीवन की शुरुआत होती है। गर्भावस्था अंडे के निषेचन से लेकर बच्चे के जन्म के समय तक की अवधि को कहा जाता है। आइए अब हम प्रसव पूर्व परिवर्धन के बारे में समझें। माँ के उदर में गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक के उसके विकास को प्रसव पूर्व परिवर्तन कहा जाता है। गर्भ के पूर्ण विकास में 9 महीने या 280 दिन लगते हैं। इस अवधि को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है जिसे त्रैमास अर्थात ट्राइमेस्टर कहते हैं। प्रथम त्रैमास
गर्भधारण के बाद के पहले 3 महीनों की अवधि है। इस अवधि के दौरान निषेचित अंडा या जाइगोट 5 से 7 दिनों में चलते हुए गर्भाशय में पहुंचता है। जाइगोट के अंदर कोशिकाएं अनगिनत कोशिकाओं में विभाजित होती हैं और कोशिकाओं की एक गेंद सी बन जाती है जिसे भ्रूण कहते हैं, और यह गर्भाशय की परतों में व्यवस्थित हो जाता है। यहाँ भ्रूण के चारों तरफ एक झिल्ली नुमा थैली होती है जिसे उल्ब थैली कहते हैं। इसमें एक प्रकार का द्रव भरा होता है जिसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं। भ्रूण के बाहरी आवरण का एक हिस्सा गर्भाशय के साथ जुड़कर एक संरचना बनाता है जिसे अपरा अर्थात प्लेसेंटा कहते हैं। इस अपरा में एक नलिकाकार संरचना शिकासित होती है जिसमें रक्त वाहिनियां होती हैं। इस संरचना को नाभि रज्जु कहते हैं। गर्भ के विकास के दौरान यह रज्जु अर्थात कॉर्ड उदर में नाभि के साथ जुड़ा होता है। इससे मां के शरीर से भ्रूण के विकास के लिए पोषण मिलने में सहायता होती है। तीसरे सप्ताह में भ्रूण का विकास शरीर के कुछ अंगों के रूप में होने लगता है, जैसे हृदय, गुर्दे, यकृत आंतें आदि। दूसरे माह में हड्डियां, पेशियां, मस्तिष्क बनने शुरू हो जाते हैं और तीसरे माह में लैंगिक अंग बनते हैं। अब इस भ्रूण को गर्भ कहा जाता है। दूसरे त्रैमास अर्थात 5वें माह में मां गर्भ में गति महसूस करने लगती है। फीटोस्कोप या डॉपलर की सहायता से हृदय की धड़कनों को भी सुना जा सकता है। छठे माह में पलकें व आंखें बन जाती हैं। तीसरे त्रैमास अर्थात 7वें मास में यदि बच्चा जन्म ले ले तो उसमें जीवित रहने की क्षमता होती है, लेकिन इसे अपरिपक्व जन्म अर्थात प्रीमेच्योर बर्थ कहा जाता है। यदि 9वें माह में गर्भ उपयुक्त आकार ले लेता है और घूमकर नीचे की ओर आ जाता है तथा गर्भाशय के निचले सिरे पर व्यवस्थित हो जाता है तो यह जन्म के लिए तैयार होता है। नवजात शिशु का वजन लगभग 2.5 किलोग्राम और लंबाई लगभग औसतः 50 सेंटीमीटर होती है। जैसे बच्चे का जन्म होता है उसके सभी अंग अपना अपना कार्य करने लगते हैं। लिंग या सेक्स का निर्धारण कैसे किया जाता है, आइए हम इसका अध्ययन करें। अक्सर यह देखा जाता है कि लड़की के जन्म लेने पर मां को दोषी समझा जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। यह तो क्रोमोसोम्स के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मनुष्यों की कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें से 2 क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम या एक्स और वाई क्रोमोसोम कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम बच्चे के लिंग को निर्धारित करते हैं। मादा में 2 सेक्स क्रोमोसोम पूर्णतः समान होते हैं, इन्हें एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। नर में 2 सेक्स क्रोमोसोम भिन्न होते हैं, जिन्हें एक्स और वाई क्रोमोसोम कहते हैं। निषेचन के दौरान यदि नर शुक्राणु का वाई क्रोमोसोम अंडाणु के साथ निषेचन होता है तो नर बच्चा पैदा होता है, और यदि एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित होता है तो मादा बच्चा पैदा होती है। हमारे समाज में लड़कियों के जन्म के लिए हमेशा माँ को ही जिम्मेवार ठहराया जाता है, जबकि लड़का या लड़की के जन्म के लिए माँ बिल्कुल ही जिम्मेवार नहीं होती। यह तो संयोग की बात है कि अंडाणु का निषेचन किस शुक्राणु से होगा, एक्स क्रोमोसोमधारी शुक्राणु से या वाई क्रोमोसोमधारी शुक्राणु से। इसीलिए आजकल इस बारे में प्रचलित सभी धारणाएं और अंधविश्वास कि लड़के या लड़की के जन्म के लिए कौन जिम्मेवार है, गलत हैं और उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आइए अब हम गर्भ के विकास को प्रभावित करने वाले कारक समझेंगे। यदि गर्भावस्था के दौरान ठीक तरह से देखभाल की जाए तो एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। कई ऐसे कारक हैं जो बच्चे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। गर्भ के अच्छे पोषण और विकास के लिए मां को उपयुक्त पौष्टिक आहार और आराम की जरूरत पड़ती है।
यदि माँ आराम नहीं करती, चिड़चिड़ी रहती है या उसे परेशान किया जाता है और वह पौष्टिक भोजन नहीं करती, तो एक बीमार बच्चा पैदा हो सकता है। एक स्त्री के लिए बच्चा पैदा करने की सही उम्र 20 से 35 वर्ष तक होती है। 20 वर्ष से पहले किसी स्त्री का जनन तंत्र अच्छी तरह विकसित नहीं होता और 35 वर्ष के बाद यह कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए यदि माँ इस उम्र के पहले या बाद में बच्चे को जन्म देती है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है कि बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हो। गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। इससे गर्भ के विकास में नुकसान हो सकता है। शराब पीना या धूम्रपान करना भी गर्भ के परिवर्धन के लिए खतरनाक है। गर्भावस्था एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। गर्भवती स्त्री को नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवा लेनी चाहिए। उसे चाहिए कि वह डॉक्टर की सलाह के अनुसार काम करे ताकि वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि परिवार सीमित रहे, यानी परिवार नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। आइए अब हम परिवार नियोजन के बारे में समझें। परिवार नियोजन का अर्थ है परिवार के आकार की योजना बनाना, जिससे परिवार के हर सदस्य को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराया जा सके। अच्छे परिवार नियोजन और भविष्य के कल्याण के लिए यह जरूरी है कि एक दंपति को 2 से ज्यादा बच्चे न हों। 2 बच्चों के जन्म में भी उचित अंतर होना चाहिए। इससे बच्चों के जन्म में अंतर रखना कहा जाता है। एक सुखी परिवार के लिए नियोजन और बच्चों के जन्म में अंतर रखने के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। परिवार नियोजन अनावश्यक गर्भधारण से बचने के लिए मार्ग निर्देश भी प्रदान करता है। आइए अब हम गर्भ निरोधक विधियों के बारे में समझें। अंडाणु से शुक्राणु के निषेचन से बचाव की अनेक विधियां हैं। इन्हें गर्भ निरोधक विधियां कहते हैं, जैसे कॉन्डम का इस्तेमाल, कॉपर टी, गर्भ निरोधक गोलियां और शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन आदि। मनुष्य का जनन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह मानव जाति की एक अनिवार्यता है। इसकी पर्याप्त जानकारी से उज्जवल भविष्य वाली स्वस्थ पीढ़ी को जन्म दिया जा सकता है। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने।
कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। Living organisms need to produce their own kind to continue their species. This is a natural process. Human beings also continue their species by giving birth to new human beings, and this process is called reproduction. Every human being is a part of a family. Every grown-up human being raises his own family. How does a baby grow in the mother's womb? How is it born? To understand the process of childbirth, an adequate knowledge of the reproductive system is essential. This process is performed by a set of organs called reproductive organs. They are different in man and woman. Now let us study these organs. The reproductive system in females is known as the female reproductive system. The main organs of this system are ovaries, fallopian tubes, the uterus, and the vagina. There are two small ovaries placed in the lower part of the female abdomen, one on either side. They produce the ova or eggs. An ovum is round in shape, about 0.1 millimeter in diameter, with a nucleus in the center. Ova are released alternately from the two ovaries after every 28 days after puberty, which usually takes place around the 14th or the 15th year. Close to each ovary is the expanded funnel-shaped opening of the oviduct called the fallopian tube. These tubes help in the passage of the ova when released. The two oviducts open into a bag-like structure called the uterus or the womb. In the uterus, the development of the fetus takes place. The uterus leads to an opening called the vagina, which is the birth canal. The cervix is a ring of muscles closing the lower end of the uterus where it joins the vagina. We have just studied the female organs. Now let us study the male organs. The male organs are different as it is connected with the urinary system. It consists of two small oval-sized structures, the testis, kept outside the abdominal cavity in a sac called the scrotal sac. It's outside the body to keep it at a temperature 2 degrees below normal, as it produces cells called sperms only at this temperature. The testis is connected to the urinary bladder by means of two ducts called the vas deferens. The point where the vas deferens meets the bladder are a pair of glands called the seminal vesicles, which produces semen in which the sperms swim. The bladder opens to the outside by the urethra, through which the sperms are ejected. The urethra is present inside
a muscular organ called the penis, and it is this organ that transfers the sperms into the vagina of the female. The testis produces sperms or spermatozoa. A sperm has a long tail and a head which moves fast with the help of the tail. A sperm is much smaller than the ovum. We have learnt about the male and the female reproductive system. Now let us study the process of reproduction. The release of an ovum from the ovary is called ovulation. This usually occurs around the 14th day of menstruation. An ovum dies if it does not meet the sperm within 12 to 24 hours after ovulation. The sperms during mating are released in the vagina and move upwards. The union of the ovum and the sperm, that is, a male gamete and a female gamete, is called fertilization. The fertilized ovum is called a zygote. The uterine wall becomes thick with increase in blood supply every month in anticipation of a pregnancy. A new life begins only after fertilization. Pregnancy is the period of the time from the fertilization of the egg till the birth of the baby. The period of development of a child in the mother's womb from time of conception till its birth is called prenatal period. It takes 9 months or 280 days for full growth of a fetus. This period is divided into 3 stages called 3 trimesters. The first trimester is the period of the first 3 months after conception. During this period, fertilized eggs or zygote moves down to the uterus in 5 to 7 days. The cell inside the zygote gets divided into numerous cells and takes the shape of a ball called the embryo, which gets fixed to the uterus lining called implantation. Here, embryo gets surrounded by a membranous sac called the amniotic sac, which is filled with a fluid, the amniotic fluid. A part of the outer covering of the embryo joins the uterus to form a structure called the placenta. Within the placenta develops a tubular structure containing blood vessels called the umbilical cord. This cord is cut during delivery while separating the child from the mother. This cord is attached to the navel in the abdomen during the fetal development. This cord helps in providing nourishment to the developing embryo from the mother's body. In the 3rd week, embryo starts developing some organs of the body like the heart, the kidney, the liver and the intestine. In the 2nd month, bones, muscles, brain starts developing, and in the 3rd month, sex organs are formed. This embryo is now called the fetus. During the 2nd trimester, that is, at the 5th month, the mother starts feeling the movement of the fetus. The heartbeats can be heard with a fetoscope or Doppler. In the 6th month, eyelids and eyes are formed. In the 3rd trimester, that is, at the 7th month, the fetus is capable of living and surviving if born, but called a premature birth. In the 9th month, the fetus takes a proper position, turning around, and the head gets fixed at the lower end of the uterus and is ready for delivery. A newborn baby is about 2.5 kilograms in weight and about 50 centimeters in length on an average. As soon as the baby takes birth, all organs start to take on their respective functions. Now let's understand how male and female babies are born. In humans, the cells have 23 pairs of chromosomes, out of which 1 pair are sex chromosomes called X and Y. The sex chromosomes control the sex of a child. In females, 2 sex chromosomes are entirely identical called X chromosomes. In males, the 2 sex chromosomes are different called X and Y. During fertilization,
If the X chromosome bearing sperm fertilizes an X chromosome bearing ovum, it results in a female child. But if a Y chromosome bearing sperm fertilizes an X chromosome bearing ovum, it results in a male child. This depends on chance. In our society, mother is always being blamed for the birth of a girl child, whereas the mother is not at all responsible for the birth of a male or a female baby. It is a matter of chance how an X and a Y chromosome bearing sperm fertilizes an ovum. Hence, all myths and superstitions prevalent today about who is responsible for the birth of a boy or a girl are false and have no scientific basis. Now let's study the factors affecting growth of fetus. A healthy baby is born if proper care is taken during pregnancy. There are a number of factors which may have adverse effects on the growth of a child. A mother needs proper diet and rest for the proper growth of the fetus. If the mother does not get rest, gets irritated and humiliated, takes less nutrients in the diet, there are chances that a sick baby may be born. The right age for a lady to have a baby is between 20 to 35 years. The reproductive system of a female is not well developed before 20 years of age, and it becomes weak after 35 years of age. Hence, if a mother delivers a child before and after this age, chances of a baby being mentally retarded or physically handicapped are quite high. No medicine should be taken without the advice of a doctor during pregnancy. It may cause damage to the growing fetus. The intake of alcohol, drugs, or smoking are also hazardous to the fetal development. Pregnancy is a natural process. A pregnant woman must get regular checkup by a doctor. She should act as per the advice of a doctor to produce a healthy baby. Family planning means to plan the size of a family for providing better quality of life to every member. For the welfare and the future of the family, it is essential that the couple should not have more than 2 children. Also, there should be a proper gap between the birth of the 2 children. This is known as spacing in childbirth. For a happy family, it is important to understand planning and spacing of childbirth. The family planning provides guidelines also to avoid unnecessary conceptions. There are a number of methods to prevent fertilization of the ovum by the sperms. These are called contraceptive methods like use of condoms, copper T, contraceptive pills, and operations. The human reproduction is a natural process. It is the necessity of all human beings. Its adequate knowledge and proper performance will produce a healthy generation with a bright future.